जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब भाई अमन सर पर। जैसे कि पिछली वीडियो में बात करें तो हमने रक्त परिसंचरण तंत्र को पढ़ लिया था, जिसमें कि हमने कवर किया था कि ब्लड कैसे फ्लो करता है हमारे शरीर में। तो उस चीज़ को हमने बहुत अच्छी तरह से समझा था। और उसी तरह आज की वीडियो ब्लड पे ही है, जिसमें हम ब्लड को समझेंगे। 3 वीडियो के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें कि पहली वीडियो में हम ब्लड के बारे में जानेंगे, इसकी बेसिक जानकारी के बारे में। दूसरी वीडियो हम डिस्कस करेंगे आपसे ब्लड क्लॉटिंग के बारे में, जो ब्लड का थक्का बनता है उसके बारे में। और तीसरा वीडियो जो इसकी आएगी ब्लड ग्रुप की बात आएगी, उस वहाँ से भी क्वेश्चन बहुत अच्छे खासे बन जाते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए थोड़ा इस चैप्टर से अच्छे खासे क्वेश्चन बन जाते हैं हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम में। मैं बताऊंगा भी कुछ क्वेश्चन को कि ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो आप भी पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए, कुछ बातें बताऊंगा तो उस चीज़ को वहीं पे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को जहाँ तक मैं जो चीज़ दिखाना रहेगा मैं 3D एनिमेशन के थ्रू आपको दिखाने की कोशिश करूँगा और समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए समय न गवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए कुछ थोड़ा सा हम लोग बेसिक जानकारी ले लेते हैं ब्लड के बारे में, जो कि हमको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। पहले तो हमको यह जानना चाहिए कि ब्लड के अध्ययन को कहते क्या है। तो ब्लड के अध्ययन को सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी बोलते हैं। कोई ऑप्शन में दिया हो तो इसमें से कोई एक ऑप्शन लगा देंगे। क्या बोलेंगे, सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी, यहीं से एक क्वेश्चन आपका बनने लगता है, ठीक। अब बात कर लेते हैं कि ब्लड पूछ देता है कभी कि ब्लड कैसा विलयन है। तो ब्लड कोलाइडी विलयन होता है। कोलाइडी विलयन सोचेंगे क्या, तो कोलाइडी विलयन को मैं अच्छे से समझाऊंगा जब केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तब। बस कोलाइडी विलयन को ये समझ लीजिए कि जैसे किसी भी चीज को हम छानते हैं, किसी भी लिक्विड को, तो जो उसका छाछ देखें, किस कपड़े में दूध को छानते हैं, दूध का पूरा भाग नीचे नहीं जा पाता है, कुछ छाछ जैसा ऊपर उस कपड़े के ऊपर ही रह जाता है। तो समझिए कि वो कैसा विलयन है, कोलाइडी विलयन है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है, तो वही है कोलाइडी विलयन। एक नंबर तो यहीं से बन जाता है आपका। एक पूछे कि रक्त कैसा विलयन है, तो रक्त कोलाइडी विलयन है। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक। इस पॉइंट को, जो भी पॉइंट है समझिए कि हर एक पॉइंट एक क्वेश्चन अपने आप में है, ठीक। बात करते हैं संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक का मतलब जो उत्तक हमारे शरीर को जोड़ता है उसको संयोजी उत्तक बोलते हैं। इसी को बोलते हैं कनेक्टिंग इशू का दिया रहता है, कनेक्टिंग इशू। तो पूछा जाता है कि हमारे ब्लड कैसा उत्तक है, तो संयोजी उत्तक में रखिएगा, क्योंकि ये जोड़ने का काम करता है, ठीक। मान कर लेते हैं ह्यूमन ब्लड की पीएच मान कितना होता है हम लोगों का, 7.4 पीएच मान होता है। और तो डायरेक्ट मान याद रखिएगा, पीएच मान। और पूछ जाता है कि मनुष्य का ह्यूमन ब्लड क्षारीय होता है कि अम्लीय होता है। तो आपको पता है कि 7 से अधिक हो गया, 7 पे तो उदासीन होता है, 7 से अधिक हो तो कैसा हो जाएगा, ये क्षारीय हो जाएगा। 7.4 याद रखिएगा। ऐसे भी क्वेश्चन बना के आपसे पूछ सकता है, ठीक। तो इस बात को अच्छे से याद रखिएगा। बात कर लेते हैं कि ह्यूमन ब्लड मतलब ह्यूमन ब्लड पाया कितना जाता है मानव में। तो मेल और फीमेल में दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। तो मेल में अगर पूछे तो मेल में बता दीजिएगा कि 5.5 लीटर लगभग मेल में ब्लड पाया जाता है, और 5 लीटर खून आपका फीमेल में पाया जाता है। तो आधा लीटर का अंतर होता है, तो इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। पूछता है कोई क्यों, तो क्योंकि हीमोग्लोबिन की मात्रा जो होती है ना, वो फीमेल में कम होती है। इस चीज को थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक। अब बात कर लेते हैं हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन को समझ लेते हैं। हीमोग्लोबिन की अगर उपस्थिति सही है, तो मैंने बताया था जब श्वसन तंत्र पढ़ाया था, तो हीमोग्लोबिन का एक काम होता है हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को लेके आना जाना, ठीक है। तो अगर हीमोग्लोबिन की बात करें, जब पूछे कि मानव में हीमोग्लोबिन कितना होता है, तो 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर। और फीमेल में वही बात पूछे तो 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर। इस पैमाने को अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि पूछ सकता है कि मेल में कितना पाया जाता है और फीमेल में कितना पाया जाता है। इस चीज को आप अच्छे से याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा ब्लड का निर्माण में। ब्लड का निर्माण आखिर कहाँ होता है। तो ब्लड का निर्माण हम लोग पास कई जगह आप सुने होंगे, अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे 2 चीज समझेंगे। हमारे मानव की पूरे शरीर की बात कर रहे हैं, तो हमारे शरीर में 2 जगह ब्लड का निर्माण होता है, आपको देखने को मिलता होगा। एक समस्या तो हम लोग जानते हैं कि जब वयस्क लोगों की बात करें तब बताएंगे अस्थि मज्जा। देखिए जब हड्डियों के अंदर छोटी सी छिद्र होता है, जिसको हम लोग मुर्गा जब बनता है तो उसमें हड्डियों को लोग चूसते हैं, तो उसी चीज को जो सफेद वाला पार्ट होता है ना अंदर, उसको बोलते हैं अस्थि मज्जा, ठीक है। तो एक तो वहां होता है वो वयस्क में ब्लड का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है।
और बात करें जब बच्चा माँ के पेट में रहता है, जब बच्चा 1 महीने का पेट में हो या 9 महीने का, जब तक पेट के अंदर वो क्या कहलाएगा, भ्रूण कहलाएगा। ठीक है, तो वहां पर भ्रूण के लीवर में क्या होता है, ब्लड का निर्माण होता है। ठीक है, जिसको इम्ब्रो बोलते हैं। तो इस चीज को याद रखिएगा कि जब शिशु में पूछे छोटा सा तो कहाँ होगा, भ्रूण के लीवर में, और वयस्क व्यक्ति में पूछ रहा है तो ब्लड का निर्माण कहाँ होगा, बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में। इतनी बात याद रहेंगी ना। चलिए बात कर लेते हैं कि अब ब्लड स्टोर कहाँ होता है। लोग कहते हैं कि ब्लड फेफड़े में स्टोर होता है, ब्लड फेफड़े में स्टोर होता है तो हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ब्लड हमारा हृदय में यानी हार्ट में स्टोर नहीं होता है, ब्लड हमारा स्टोर स्प्लीन में होता है। ये स्प्लीन हमारा जो उदर होता है ना, उसके नीचे होता है, जिसको हिंदी में प्लीहा बोलते हैं। ठीक, यहीं पे हमारा ब्लड क्या होता है, इकट्ठा होता है। अब बात कर लेते हैं स्प्लीन के बारे में। स्प्लीन को क्या बोलते हैं, ब्लड बैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लड बैंक बोला जाता है। और इसी को ही ग्रेवयार्ड भी बोला जाता है, स्प्लीन। ठीक है, क्यों बोला जाता है, क्योंकि जब आरबीसी की हम बात करेंगे ना, आरबीसी आगे जब आएंगे तो आरबीसी में क्योंकि लाइसोसोम होता नहीं है, इसमें स्प्लीन खुद को मार लेता है, तो इसलिए इसको ग्रेवयार्ड बोलते हैं। ठीक, और एक बात याद रखिएगा कि हमारे अंदर रक्त का कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए, 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर। और इतना रह रहा था तो कोई दिक्कत नहीं। अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हमारे अंदर बढ़ जाती है तो यही कोलेस्ट्रॉल यानी वसा क्या करता है, हृदय पे जाके बैठ जाता है, और बैठ जाने के बाद वही लोगों की हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है। तो इस चीज को नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए, तो 200 ग्राम प्रति लीटर। इस चीज को गांठ बांध लीजिए। ठीक, अब बात कर लेते हैं कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी। तो ये भी बात एक अपने में इम्पोर्टेंट हो जाती है। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी, विलियम हार्वे ने की थी। तो इस चीज को याद रखिएगा। तो आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए अगला चीज देखते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ब्लड का कार्य क्या होता है। ब्लड हमारे शरीर में फ्लो करता है तो उसका काम क्या है आखिर। ब्लड का पहला पॉइंट देखिए, ब्लड का पहला पॉइंट है ताप का नियंत्रण करना। इससे हमारे बॉडी का टेम्परेचर भी बना रहता है। आप इसको कब एहसास करेंगे, जब देखते हैं लोगों की जब मृत्यु हो जाती है तो कुछ देर बाद क्या होता है, मरने का मतलब ब्लड रुक जब चलना बंद कर देता है, जहाँ का रुक जाता है, ब्लड रुकने की वजह से देखते हैं उनकी शरीर क्या हो जाती है, ठंडी होने लगती है। तो उससे से याद करेगा कि ब्लड का कार्य पहला ताप का नियंत्रण करना। ठीक है, और यह काम पोषक पदार्थों का क्या करता है, परिवहन करता है। हम जो भी भोजन करते हैं तो उसमें से न्यूट्रिएंट्स खोज के ब्लड लेकर जाता है ना, उसका भी परिवहन करता है ब्लड ही हमारा। तो पोषक पदार्थों का भी परिवहन करता है, और गैसों का, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का भी परिवहन कौन करता है, ब्लड ही करता है। ठीक है, ब्लड के अंदर कौन करेगा, हीमोग्लोबिन करेगा। जब अंदर पूछेगा तो इनका ढोना ले जाना किसका काम रहता है, हीमोग्लोबिन का काम रहता है। इतनी बात समझ में आ रही है। पूछे किन दो गैसों का, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का भी यही परिवहन करता है। और बात कर लेते हैं उत्सर्जी पदार्थ का, जो खराब पदार्थ है उसका ही ब्लड परिवहन करता है। फिल्टर तो जाकर किडनी में होगा ब्लड, लेकिन जरूरी नहीं है कि शुद्ध पदार्थों का ही परिवहन करे, वह अशुद्ध को भी ढोके लेकर जाता आता है, लेकिन फिल्टर कहाँ होता है, जाकर किडनी में। ठीक है, तो पदार्थ उत्सर्जी पदार्थों का भी परिवहन करता है। इतनी बात याद रखिए, क्योंकि आप जो कोट वाले प्रश्न बन रहे हैं ना, तो आपको ये सब चीजें जाननी चाहिए, क्योंकि 4 ऑप्शन में यही दे देगा, एक नॉन अपडेट देगा, तो आप थोड़ा सा डाउट में पड़ सकते हैं। इसलिए बातों को सभी याद रखिएगा। ठीक है, तो ब्लड के कार्य समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं, कुछ समझते हैं। और अब समझ लेते हैं ब्लड को। ब्लड को दो पार्ट में बांट के हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्लड के आप सुनेंगे प्लाज्मा और कार्पल्स, जिसको रुधिराणु बोलते हैं। कार्पल्स की मात्रा हमारे अंदर हमारे ब्लड के अंदर 60% होती है, और कार्पल्स की यानी रुधिराणु की कितनी परसेंट होती है, 40%। पूछता है कभी कभी कि हमारे ब्लड में कौन क्या सबसे अधिक पाया जाता है, तो प्लाज्मा। ठीक, जब ब्लड में कहेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन करेगा तो प्लाज्मा बताएंगे। ठीक, तो आइए थोड़ा समझ लेते हैं। प्लाज्मा में 2 प्रोटीन पाई जाती है, फाइब्रिनोजेन और प्रोथाम्बिन। ये प्रोटीन ऐसी होती है, इसी की वजह से इसका मेन काम होता है, हमारा जो ब्लड है ना, क्या है, गाढ़ा होता है, गाढ़ा। ठीक, और बात करें एक प्लाज्मा में और कार्पस में, मैं अंतर बता दूं आपको कि प्लाज्मा जो हमारे ब्लड का जो लिक्विड वाला पार्ट होता है ना, वो होता है प्लाज्मा, और जो कण यानी ठोस वाला जो पदार्थ होता है उसमें गाढ़ा वाला, उसको क्या बोलते हैं, कार्पस बोलते हैं। और प्लाज्मा उस भाग को बोलते हैं जो हमारे ब्लड का लिक्विड वाला पार्ट है, उसको बोलते हैं प्लाज्मा। तो कितना परसेंट होता है प्लाज्मा, 60% और 40% है, कहीं कहीं 55% भी दिया रहता है, इस चीज को समझ जाइएगा। ठीक है, तो प्लाज्मा उसको बोलेंगे जो लिक्विड वाला पार्ट है, और जो ठोस कण या वाला पदार्थ है उसको बोलते हैं रुधिराणु। इतनी बातों को याद रखिएगा। तो जो मैंने बता रहा था कि जो फाइब्रिनोजेन और प्रोथाम्बिन जो
प्रोटीन पाई जाती है, ये ब्लड का क्या करती है, ब्लड को गाढ़ा बनाती है। मान लेते हैं कि इन दोनों प्रोटीन को निकाल दिया जाए इसमें तो क्या होगा, तो इसका तो रंग पीला होता ही है पहले से ही, प्लाज्मा का रंग कैसा होता है, पीला होता है। लेकिन जब इसको इसमें फाइब्रोनेजिन को और प्रोथाम्बिन को हटा दिया तो कैसा हो जाएगा, हल्का पीला हो जाता है, हल्का पीला हो जाता है ये, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा कि फाइब्रोजिन बहुत ही अच्छी प्रोटीन होती है और प्रोथाम्बिन भी हमारे शरीर में बहुत उपयोगी होती है। इतनी बातें आपको लोग गांठ में बांध के रखिएगा। अब बात करते हैं आगे, समझते हैं कार्पल्स को बांटते हैं 3 भागों में, आरबीसी को और डब्ल्यूबीसी को और प्लेटलेट्स को। इन चीजों को हम अलग से डिटेल में पढ़ेंगे आगे। तो यहाँ पर समझ लेते हैं, यहाँ से पूछता है कि आरबीसी का बायोलॉजिकल नाम क्या है, पहला क्वेश्चन तो ये बना देता है। आरबीसी का बायोलॉजिकल नाम एरियोथ्रोसाइट होता है, और डब्ल्यूबीसी का पूछे बायोलॉजिकल नाम क्या है तो ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स का क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट। कभी कभी इसकी संख्या पूछ देता है कि आरबीसी की संख्या कितनी होती है, 5 लाख, याद रखिएगा। और ल्यूकोसाइट यानी डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती है, 10,000, और प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है, 2 लाख होती है। और बात करें कि इनके जीवन अवधि कितनी होती है, इस चीज को कई बार प्रश्नों में पूछा गया है कि आरबीसी की जीवन अवधि कितनी होती है, लगभग 120 दिन। और डब्ल्यूबीसी की जीवन की अवधि की बात करें तो 4 दिन। और प्लेटलेट्स की बात करें, प्लेटलेट्स की अवधि कितनी होती है, 7 दिन होती है। इस चीज को याद रखिएगा। और लगभग ये रुधिराणु का 95% हमारा क्या हो जाता है, आरबीसी हो जाती है, लगभग 95% ही आरबीसी हो जाती है। इस चीज को याद रखिएगा। और इसी एक बहुत बात को ध्यान में रखिएगा कि जो हम लोग जांच करते हुए लोग कहते हैं ना कि सीरम इसी प्लाज्मा से सीरम निकाला जाता है, सीरम निकाल के क्या की जाती है, हमारी बीमारी की जांच की जाती है। तो इस चीज को भी याद रखिएगा, सीरम किसमें पाया जाता है, प्लाज्मा में, न कि कार्पल्स में। हमारा जो बीमारी की जांच की जाती है इसी में से सीरम निकाल के बीमारी की जांच की जाती है। तो इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि दिन भी पता हो गया कि कितने दिन किसकी अवधि है, ठीक है। आइए फिर इसको हम चर्चा करते हैं डिटेल में कि आरबीसी में क्या क्या होता है, इसका काम क्या होता है। देखिए बात कर लेते हैं आरबीसी के बारे में टोटल, जिसको एरिथ्रोसाइट कहते हैं। इसका आकार की बात करें तो हम, इसका आकार कैसा होता है, गोल होता है, ठीक। और एक क्वेश्चन पूछे थे पिछली बार कि ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी का आकार बढ़ता है घटता है, नॉन अवधि जैसे कर क्वेश्चन बनाया था। ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी का आकार क्या होता है, बढ़ता है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब बात कर लेते हैं कि ऊंचाई पर जाने से आकार बढ़ता है, ये तो पता हो गया। अब बात करते हैं लाइसोसोम। तो लाइसोसोम इसमें पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा, मैंने बताया था पीछे, आरबीसी में लाइसोसोम पाया नहीं जाता है, क्योंकि इसमें मारने का काम कौन कर देता है, स्प्लीन कर देता है, इसीलिए नहीं इसको ग्रेवयार्ड बोलते हैं, ठीक। और इसमें केंद्रक होता है कि नहीं, इसमें केंद्रक भी नहीं होता है। मैंने बताया था कि जहाँ केंद्रक होता है उसमें क्या होता है, डीएनए होता है। तो क्या हम आरबीसी से अपना डीएनए टेस्ट कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते हैं, ठीक, क्योंकि केंद्रक होता ही नहीं है। तो केंद्रक में जब तक केंद्रक में डीएनए होगा ही नहीं तो आरबीसी से हम लोग पता ही नहीं कर सकते कि इसका डीएनए टेस्ट हो ही नहीं सकता, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा, हम आरबीसी से डीएनए का टेस्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें केंद्रक होता ही नहीं, ठीक। और मैंने बताया था पीछे कि रुधिराणु का कितना % लगभग होता है, 95% आरबीसी ही बस होती है। अब बात कर लेते हैं कि एक इसकी आरबीसी की कमी से ही एनीमिया रोग होता है, ध्यान दीजिएगा। एनीमिया रोग में होता क्या है कि दिक्कत कि तुम आपका जो हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जाहिर सी बात है कि जब हीमोग्लोबिन कम होगा तो आप में आयरन की भी क्या होती है, कमी होती है। इसलिए देखें आपको जब एनीमिया रोग हो जाता है तो आपको आयरन की गोली दी जाती है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिए कि एनीमिया किसी कमी से होने वाला रोग है। अगर ऑप्शन में दिया है तो आयरन लगाएंगे, ऑप्शन में अगर हीमोग्लोबिन दिया है तो हीमोग्लोबिन लगाएंगे, अगर ऑप्शन में आरबीसी दिया है तो आरबीसी लगाएंगे, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन बना सकते हैं कई क्वेश्चन से। तो आई होप आपको आरबीसी समझ में आ गई होगी, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं डब्ल्यूबीसी को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए डब्ल्यूबीसी का जो है ना, व्हाइट ब्लड कार्पल्स की आकार अनिश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है, इतनी बातें रखेगा। इसमें लाइसोसोम होगा, यस लाइसोसोम होगा, और इसमें क्या होता है, केंद्रक भी होता है। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, अब केंद्रक पाया जा रहा था तो केंद्रक में क्या होता है, डीएनए होता है अपना। तो इससे हम कर सकते हैं, हाँ किसी को अपने डब्ल्यूबीसी से हम क्या कर सकते हैं, डीएनए टेस्ट करा सकते हैं। इस चीज को याद रखिएगा डब्ल्यूबीसी में।
अब बात करें कि इसका काम क्या होता है। इसका काम होता है रोगों से रक्षा करना। यही चीज क्या आता है, WBC हमारे रोगों से हमको क्या करती है, मेन बचाती है। तो WBC बहुत अच्छा खासा रोल निभाती है रोगों से लड़ने में। अब बात कर लेते हैं कुछ इसके प्रकार के बारे में। तो एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, और भी इसके प्रकार होते हैं जिनका कुछ खास काम नहीं होता। मैंने जिसका खास काम होता है उसको मैंने लिया है। एंटीबॉडी का देखिए काम होता है, जैसे कोई वायरस या कोई बीमारी आती है तो एंटीबॉडी का काम होता है तुरंत ही उसको बता देना, लिम्फोसाइट को बता देना, यानी ये आके तुरंत क्या कर देता है, जगा देता है लिम्फोसाइट को कि लिम्फोसाइट कोई बीमारी या वायरस आ रहा है। तो लिम्फोसाइट का काम होता है बीमारी को खत्म कर देना। तुरंत लिम्फोसाइट जाएगा और उस बीमारी को खत्म कर देगा। ये यहाँ पर इसको क्या कर दिया, मार दिया। लिम्फोसाइट का काम होता है उसको जाकर बीमारी को मार देना। अब फिर से ये एंटीबॉडी जाएगा मोनोसाइट के पास और कहेगा कि लिम्फोसाइट ने इस बीमारी को मार दिया है, उसको अब खत्म करना है। तो ये जाके उसको क्या कर देगा, इसको खा जाएगा, इसको क्या कर लेगा, इसका भक्षण कर लेगा। इसीलिए इसकी मोनोसाइट का आकार क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ठीक। अब जैसे कुछ खतरनाक बीमारियां होती हैं, जैसे कैंसर हो गया, HIV होगा, HIV और उसके बाद आती है ऐसी खतरनाक बीमारियां, तो उसमें लिम्फोसाइट इकाया हो जाता है, मर जाता है। इसके वजह से देखते हैं ये बीमारियां लाइलाज हो जाती हैं। जिसके लिम्फोसाइट हमारा मारने वाला एक मर जाता है खुद, तो कौन बचाएगा इसको। तो ये समस्या आती है कैंसर जैसी बीमारियां में, एड्स में हमारा लिम्फोसाइट क्या हो जाता है, मर जाता है। तो इस चीज को याद रखिएगा। मोनोसाइट का आकार सबसे क्या होता है, इनमें बड़ा होता है। ठीक। एंटीबॉडी का काम क्या होता है, लिम्फोसाइट को बताना है कौन सी बीमारी आ रही है। तो आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ रही होगी WBC में। आइए समझ लेते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। देखिए प्लेटलेट्स का आकार उत्तल लेंस की तरह होता है, उत्तल लेंस की तरह होता है। और इसका काम क्या होता है, शक्ति प्रदान करना। और जब मैं RBC का काम क्या था, वो फुर्ती देना है। ये कुछ समय तक शक्ति देता है, काम करने की क्षमता देता है ये प्लेटलेट्स। और क्या करता था, फुर्ती करता था। RBC बच्चों में अधिक होती है, जिसके वजह से बच्चे देखते हैं वो कूदते रहते हैं, खेलते रहते हैं, उनमें एनर्जी ज्यादा होती है, मतलब कूदते हैं, तो उसीलिए बढ़ जाता है कि उनमें हीमोग्लोबिन की मात्रा, अगर RBC अधिक है तो हीमोग्लोबिन की मात्रा उनमें अधिक होती है। तो वो क्या करता है, वो उत्साह बढ़ता है, मतलब कहने का मतलब, और फुर्तीला बनाता है। और ये क्या करता है, उसको काम करने के लिए शक्ति प्रदान करता है प्लेटलेट्स। और इसमें केंद्रक होता है कि नहीं होता है, इसमें केंद्रक नहीं होता है। ठीक। और इसका भी काम क्या होता है, रोगों से रक्षा करना। इसकी कितनी बताया था, संख्या कितनी होती है, 2 लाख। ठीक। तो इस चीज को याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं कि कभी कभी आप सुने होंगे एक बीमारी का नाम डेंगू। डेंगू में होता क्या कि हमारे जो प्लेटलेट्स 2 लाख से कहाँ तक आ जाता है, लगभग 30,000 के आसपास आ जाता है। इतना डाउन कर देता है डेंगू में। तो और कुछ का बढ़ाने का तरीका नहीं, लेकिन इस चीज को मैं प्लेटलेट्स को बढ़ाने का एक तरीका है, जिसमें गिलो, एलोवेरा, बकरी का दूध, फल खाने से क्या होता है, आपका प्लेटलेट्स थोड़ा जल्दी बढ़ जाता है। तो ये थोड़ा सा इससे बचने का उपाय था, तो आप कर सकते हैं। अपना प्लेटलेट्स और RBC और हीमोग्लोबिन पर कंट्रोल रखना चाहिए। जैसे भी लड़कों का हीमोग्लोबिन 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर से कम हो तो अपना उसमें क्या आलस पाना जाता है। जिसका 14 से अधिक है वो देखेंगे एनर्जेटिक रहता है। और गर्ल्स में लगभग 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर होना चाहिए। इससे अगर मतलब उसमें भी क्या होता है, लेजीनेस आ जाती है। इस चीज को बेसिक तरह से सबको जानना चाहिए। इससे अगर इतनी बातें आपको पता है तो आराम से कर जाएंगे। ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो, मैं आशा करता हूँ कि बहुत अच्छी लगी होगी और समझ में भी आया होगा। तो इसी तरह बेहतरीन टॉपिक के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।